चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला को देखा था और आज हम लोग देखने वाले हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला को, और इसके बाद मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को देखेंगे। अभी 3 जिला का गठन किया जा चुका है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक, तो इनको हम लोग एक एक करके समझ रहे हैं। यहाँ पर सामान्य जानकारी पहले लेंगे, इसके बाद इसको मैप में समझेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा नदी है, कौन कौन सा डैम है, कौन कौन सा वाटरफॉल है, कौन कौन सा प्रमुख स्थल है, उसको मैप में हम लोग समझेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछला वीडियो को समझा है उसी प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी जो प्रमुख जगह मतलब प्रमुख जो जगह है उनकी जो भी विशेषताएँ हैं, है ना, उन सबको यहाँ पर समझते हुए हम लोग जाएंगे। प्रमुख जगह या फिर प्रमुख जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर देखते हुए हम लोग जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो सामान्य जानकारी है इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला जो मैंने बनाया हुआ है उसका उसका भी गठन किया गया है। तो इसका सीक्वेंस आप लोग याद रखेगा। सबसे पहले आपको मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का गठन किया गया, इसके बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ का, और उसके बाद ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई का। हालांकि मैंने उसका वीडियो पहले ही बना दिया है। अब देखो, इसमें जिला के बनने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट है। 3 सितंबर को इस जिले का गठन किया गया है। ठीक है, 3 सितंबर को इसे गठन किया गया है और 3 सितंबर को ही आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का भी गठन किया गया है। ठीक है, दोनों गठन इसी दिन किया गया है, 3 सितंबर 2022 को। 31वें क्रम का ये जिला होगा। ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, ये क्या है, 31वें क्रम का जिला होगा। अब देखो, क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 29वें क्रम का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सारंगढ़ बिलाईगढ़, यहाँ पर इसको 30वें क्रम का, देखो ये 30वें क्रम का है, और फिर 31वें क्रम का आपका ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई। 30वें क्रम को भी याद रखिएगा। ठीक है, इनका ये जो जिला बनने का घोषणा है, जैसे कि हम लोग सारंगढ़ बिलाईगढ़ का देखते हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और इसके साथ जो 3 और अन्य जिले कौन कौन सा, यहाँ पर खैरागढ़ छुई खदान गंडई को छोड़ करके भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति और यहाँ पर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इन तीनों जिलों का जो घोषणा है वो 15 अगस्त को किया गया था। ठीक है, ये हम सभी पढ़ते हैं, बहुत पहले से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो, घोषणा कब किया गया था वो हमको समझ में आता है। बाद में फिर किसका घोषणा किया गया, यहाँ पर खैरागढ़ छुई खदान गंडई का जो जिला बनेगा, इस टाइप से इसका घोषणा कर दिया गया है। लेकिन इनका गठन को आप लोग याद रखेगा। सबसे पहले गठन किसका किया गया है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का, इसके बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ का, इसके बाद फिर खैरागढ़ छुई खदान गंडई का। भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और शक्ति, ये 2 जिला भी बचा हुआ है, इसका गठन नहीं किया गया है, या फिर हो सकता है आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय तक गठन हो चुका होगा। चलिए, तो क्रम में याद रखेंगे तो 29वें क्रम का कौन सा हो जाएगा आपका, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। 30वें क्रम का कौन सा हो जाएगा, सारंगढ़ जिला, और 31वें क्रम का कौन सा हो जाएगा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इनकी अधिसूचना कब जारी हुई, इन तीनों जिले को बनाने की अधिसूचना, मतलब कि गठन की अधिसूचना कब जारी हुई है, तो उसको भी याद रखेंगे, 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर को इनकी अधिसूचना जारी हुई, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। और गठन कब किया गया है, जैसे कि देखो, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का गठन कब किया गया है, 3 सितंबर को किया गया है। 3 सितंबर को ही खैरागढ़ छुई खदान गंडई का भी गठन किया गया है, और 2 सितंबर को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का गठन किया गया है। ठीक है, तो इनके सीक्वेंस किस प्रकार से थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का गठन कब किया गया है, कब इसकी घोषणा हुई थी, ये भी हमको समझ में आ गया। घोषणा 15 अगस्त 2021 को, जिला गठन 3 सितंबर 2022 को। इस प्रकार से ये हमको समझ में आ गया। कौन से क्रम का होगा, 30वें क्रम का होगा। आबादी देख लीजिएगा, 6,17,252 के आसपास कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। डेटा आपको किसी किसी बुक में अलग अलग कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन लगभग 6 लाख आपको इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, 6,17,252 के आसपास इस प्रकार से कुछ है ये। नया जो जिला बनेगा वो किसके अंतर्गत आएगा, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला जो बन रहा है वो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। इसमें तहसील देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तहसील को यहाँ पर हम लोग समझेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा तहसील है उसको। इसके आसपास में कौन कौन सा अन्य जिला है, कौन कौन सा राज्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। इधर उड़ीसा है। ठीक है, इधर उड़ीसा है, उड़ीसा का बरगढ़ हम लोग देखेंगे, बरगढ़ जिला, उसको आगे मैप में समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग शक्ति देखेंगे। फिलहाल शक्ति का भी गठन नहीं किया गया है, लेकिन शक्ति का जब गठन कर दिया जाएगा तो यहाँ पर शक्ति आ जाएगा, यहाँ पर जांजगीर चांपा आ जाएगा, यहाँ पर बलौदा बाजार है, और इस वाले क्षेत्र में महासमुंद है, और ऊपर में क्या है, रायगढ़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके आसपास में कौन कौन से जिले हैं इसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए, जिले के साथ ही साथ आप लोग तहसील भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन तहसील उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तहसील और नए नए तहसील बनते रहते हैं, तो हो सकता है कि आगे और कुछ नए तहसील बन जाए, तो ऐसे में फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिलहाल यहाँ पर जिला को याद रखना है, कौन कौन से जिला कहाँ कहाँ पे हैं। देखो, तो जैसे कि हम लोगों ने क्या समझा, यहाँ पर ऊपर में मैंने क्या बोला, शक्ति। ठीक है, अभी तो फिलहाल जांजगीर चांपा है, शक्ति बन जाने के बाद ऊपर में क्या रहेगा, शक्ति रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, जांजगीर चांपा, ये बलौदा बाजार, और यहाँ पर महासमुंद, ये रायगढ़, और ये उड़ीसा का बरगढ़ है। ठीक है, ये बरगढ़ है, बारगढ़ लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा।
तो इस प्रकार से इसके आसपास में कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से राज्य हैं, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या देखते हैं, ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य के यहाँ पर बड़गढ़ जिला देखते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला भाग में ये रायगढ़ है, यहाँ पर शक्ति देखते हैं इस वाले भाग में। यहाँ पर जांजगीर चांपा, यहाँ तक के बलौदाबाजार, और यहाँ पर महासमुंद, ठीक है, कुछ इस वाले भाग तक। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें आसपास में जो भी ज़िले हैं उनको देखा। अब देखिए यहाँ पर नेशनल हाईवे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, नेशनल हाईवे बनाते हैं, फिर रिवर बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सीक्वेंस चलता है उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक नेशनल हाईवे आपको बनाना है। इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे आपको बनाना है। ये नेशनल हाईवे है 130B, ठीक है, नेशनल हाईवे 130B है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, रायपुर से होते हुए बलौदाबाजार, बलौदाबाजार से यहाँ पर कसडोल देखते हैं, इस वाले क्षेत्र में कुछ कसडोल देखते हैं, कसडोल से यहाँ पर बिलाईगढ़, फिर भटगांव। तो इस प्रकार से यहाँ बलौदाबाजार से होते हुए, रायपुर से होते हुए ये जो नेशनल हाईवे है 130B वो यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, नेशनल हाईवे 130B। इसके बाद यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जो महासमुंद है, यहाँ पर महासमुंद में है सरायपाली। तो महासमुंद के सरायपाली से होते हुए एक नेशनल हाईवे इस प्रकार से सारंगगढ़ तक जाता है, ठीक है। ये नेशनल हाईवे कौन सा है, 153, ठीक है, नेशनल हाईवे 153 याद रखेगा। ये नेशनल हाईवे 153 है। तो 2 नेशनल हाईवे हमको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा एक नेशनल हाईवे आप लोग ऊपर में और देखेंगे, इस प्रकार से सारंगगढ़ से होते हुए रायगढ़ तक, ठीक है। इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे देखते हैं। अब ये जो नेशनल हाईवे किसी किसी बुक में 49 लिखा रहता है, किसी किसी बुक में 153 लिखा रहता है, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। 153 अभी फिलहाल इसको आपको लेकर के चलना है, 153 नेशनल हाईवे, ठीक है। तो ये 3 नेशनल हाईवे हम लोगों ने यहाँ पर, मतलब 2 ही नेशनल हाईवे है यहाँ पर, ये 49 या फिर 153, इस प्रकार से आपको इसको देखना है। तो ये जो नेशनल हाईवे है ये हम लोगों ने देखा। अब देखो इसके बाद जो नदियाँ हैं उनको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो महानदी, इस प्रकार से क्या है, महानदी है। महानदी हम लोग क्या जानते हैं, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार के बीच में इस प्रकार से सीमा विभाजित करती है, सीमा बनाने का काम करती है, ये है ना, सीमा बनाती है इस प्रकार से। ये इस तरह से क्या है, ये महानदी है ना, ये महानदी। तो इधर हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर में जांजगीर चांपा, अगर शक्ति नहीं बना उस समय की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जांजगीर चांपा, नीचे में क्या देखते हैं हम लोग, बलौदाबाजार देखते थे। बलौदाबाजार इधर आपका रायगढ़ जिला के देखते थे, लेकिन अब ये इस प्रकार से आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बन जाने के बाद यहाँ पर ये तो फिलहाल एक जिला हो जाएगा। ऊपर में यहाँ पर शक्ति बन जाएगा, तो ऊपर शक्ति रहेगा, यहाँ पर जांजगीर चांपा रहेगा, इधर बलौदाबाजार। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग देखेंगे किसके किस बीच में सीमा विभाजित कर रही है, उसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर जांजगीर चांपा है, नीचे में आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला है, ठीक है। तो इनके बीच में सीमा विभाजित कर रही है, ऊपर में शक्ति है, यहाँ पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि किसके किसके बीच में सीमा विभाजित करने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, महानदी है। इसके अलावा एक नदी और आपको याद और आपको ध्यान में रखना होगा, देखिए तो ये नदी कौन सा है, अमेरी नदी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नदी है, अमेरी नदी। हालांकि आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे इसका नाम, लेकिन यहाँ पे इसको आपको लिख के रख लेना है, हो सकता है कहीं कहीं पूछ दिया जाए, अमेरी नदी। तो ये 2 नदियों को हम लोगों ने देखा। एक तो यहाँ पर ये क्या देखा हम लोगों ने, अमेरी नदी, ठीक है, ये क्या है, अमेरी नदी है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, महानदी है, ठीक है, ये महानदी। तो दो नदियों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अमेरी नदी और महानदी। चलिए देखिए इसमें तहसील कौन कौन सा देखते हैं, ठीक है। तहसील देखिए यहाँ पर एक तो बिलाईगढ़ है, एक तो भटगांव है, यहाँ पर सारंगगढ़ है, यहाँ पर बरमकेला है, और ये सरिया है, ठीक है। सरिया नया तहसील है, सरिया क्या है, नया तहसील है। यहाँ पर जो बिलाईगढ़ है और भटगांव है वो इस प्रकार से आपका बलौदाबाजार का हिस्सा था, ठीक है। इधर क्या था, बलौदाबाजार का हिस्सा था, और यहाँ पर सारंगगढ़, बरमकेला और सरिया, ये तीनों क्या है, आपका रायगढ़ का हिस्सा था। और इसको दोनों को काट करके इस प्रकार से जोड़ करके क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनाया जा रहा है,
चलिए अब देखिए इसमें, ठीक है, तहसील हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, नदी हो गया, इसके बाद जो वाटरफॉल है, मतलब कि जो जलप्रपात है, उनको हम लोग यहाँ पर समझते हैं कौन कौन से जलप्रपात है। देखिए तो सारंगगढ़ के नज़दीक में यहाँ पर क्या है, खापन जलप्रपात, ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं, खापन जलप्रपात, ठीक है, यहाँ पर मैं जलप्रपात को W से लिख रहा हूँ, वाटरफॉल इस प्रकार से, तो ये क्या है, खापन जलप्रपात है ना, ये क्या है, खापन जलप्रपात। ठीक है, दूसरा जलप्रपात कौन सा है यहाँ पर, माडोसिल्ली, ठीक है, माडोसिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, माडोसिल्ली जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जिले के हिसाब से माडोसिल्ली इंपॉर्टेंट हो जाता है। माडोसिल्ली जलप्रपात, इसके अलावा एक जलप्रपात और हम लोग क्या देखते हैं, मुनि जलप्रपात, ठीक है, कुछ इस वाले क्षेत्र में क्या देखते हैं, मुनि जलप्रपात है ये। चलिए ये है मुनि जलप्रपात, ठीक है, तो 3 जलप्रपात हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 3 जलप्रपात हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अब इसके बाद देखिए कौन कौन से जलप्रपात, खापन जलप्रपात, माडोसिल्ली जलप्रपात और मुनि जलप्रपात। अब इसके बाद एक डैम याद रखिएगा, ठीक है, एक डैम जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर किंकारी डैम, किंकारी डैम या फिर किंकरी डैम के नाम से इसको आप लोग देखेंगे, तो कुछ इस वाले भाग में हम लोग ये क्या देखते हैं, किंकारी डैम। चलिए तो ये डैम हम लोग यहाँ पर देख लिए, किंकारी डैम, ठीक है, जलप्रपात देख लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना होगा, क्या है, इस वाले क्षेत्र में क्या है, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो भी विशेषताएं आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। देखो अब इसकी विशेषता क्या है, इसका गठन कब किया गया है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, गठन का जो वर्ष है उसको आपको दिमाग में रखना है। गठन किया गया था 1975 में, ठीक है, और यहाँ पर सोन कुत्ता पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, सोन कुत्ता, ये जो जानवर है, मतलब ये जो पशु यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सोन कुत्ता, ठीक है, सोन कुत्ता गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, ठीक है, इनको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जितने भी जो प्रमुख जगह है, ठीक है, जितने भी जो प्रमुख मंदिर है, जो प्रमुख महल है, इन सबको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर गिरी विलास महल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरी विलास महल कहाँ है, सारंगगढ़ में है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में कुछ यहाँ पर गिरी विलास महल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ महल टाइप का बना लीजिएगा जिससे याद रहे आपको। चलिए तो ये क्या है, गिरी विलास महल है,
यहाँ जो रियासत है इसको हम लोग आगे समझेंगे। सारंगगढ़ जो रियासत देखते हैं इसको आगे समझेंगे हम लोग। तो जो गिरिविलास महल है, ठीक है, देखो गिरिविलास महल, इस महल के पास में एक मंदिर भी है, ठीक है, इस प्रकार से ये मंदिर। तो गिरिविलास महल के देखो यहाँ पर जो भी शासक थे, ठीक है, जो शासक थे वो इस मंदिर की पूजा करते थे। समलाई देवी की मंदिर है ये, समलाई माता का मंदिर। तो ये मंदिर को भी आपको याद रखना है, ठीक है, समलाई माता का मंदिर। आगे इस मंदिर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये महल को तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, इस प्रकार से जैसा भी दिख रहा है महल आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये गिरिविलास महल है, कहाँ है? सारंगगढ़ में। सारंगगढ़ रियासत हम लोग आगे इसको समझेंगे। और ये जो रियासत वाले जो शासक थे ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर समलाई माता की पूजा करते थे। यहाँ पर एक मंदिर याद रखेगा, समलाई माता का मंदिर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक दूसरा मंदिर याद रखेगा। देखो इसकी विशेषताओं को आगे हम लोग समझते हुए जाएंगे। यहाँ पे एक दूसरा मंदिर आप लोग याद रखेगा, कौन सा है? क्योंटिन मंदिर देखते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम पुजारी पाली, ठीक है, पुजारी पाली का शिव मंदिर। कहाँ देखते हैं? सरिया में देखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक मंदिर बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये क्या है? पुजारी पाली का शिव मंदिर है ये। ठीक है, ये पुजारी पाली क्या है? शिव मंदिर है। इसको और क्या बोलते हैं? क्योंटिन देउल मंदिर, ठीक है, क्योंटिन देउल मंदिर। चलिए, तो पुजारी पाली का जो शिव मंदिर है उसको क्या बोलते हैं? क्योंटिन देउल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको आगे हम लोग देखते हैं इमेज में कैसे दिखता है। देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर मुख्य जो चीज़ मुख्य जो जगह है इसमें हम लोगों ने इसको समझा। एक तो गिरिविलास महल और दूसरा यहाँ पर पुजारी पाली का शिव मंदिर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? क्योंटिन मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, अब इसके बाद इनको थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। पुजारी पाली के जो प्राचीन मंदिर मैंने बोला, पुजारी पाली का यहाँ पर शिव मंदिर जो हम लोग देख रहे हैं, पुजारी पाली का प्राचीन शिव मंदिर, इसके विशेषताओं को याद रखिएगा। ये क्या है? ग्राम सरिया में बनाया गया है, मतलब सॉरी ग्राम सरिया नहीं, फिलहाल तो अभी क्या तहसील बन चुका है, ठीक है, तहसील सरिया में ही ये। और प्राचीन शिव मंदिर है जिसे क्योंटिन देउल मंदिर के नाम से जाना जाता है। 7वीं से 8वीं सदी में इसका निर्माण किया गया है। और याद रखेगा लाल ईंटों से ये निर्मित है। इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से दिखाई देता है। तो ये प्राचीन शिव मंदिर पुजारी पाली का याद रखिएगा, ठीक है, पुजारी पाली का प्राचीन शिव मंदिर क्योंटिन देउल मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्योंटिन देउल मंदिर किसको कहते हैं, कहाँ पे स्थित है, इस प्रकार से, तो ध्यान में रखिएगा। रामनामी समुदाय के ये देखेंगे हम लोग कहाँ पे हैं, कैसे हैं। इसको समझ लेते हैं, सारंगगढ़ रियासत को। देखो, गिरिविलास महल हम लोगों ने वहाँ पर बनाया था ना सारंगगढ़ में, तो इस गिरिविलास महल यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। इमेज थोड़ा सा देख लीजिएगा किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और जो सारंगगढ़ रियासत है इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो, जो सारंगगढ़ रियासत है यहाँ पर क्या थे? राजगौड़ वंश के जो शासक थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे, ठीक है, राजगौड़ वंश के जो शासक थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। संस्थापक नरेंद्र शाह देखते हैं, अंतिम शासक नरेंद्र चंद्र सिंह को देखते हैं, ठीक है। राजपत्र सॉरी वहाँ पर जो विलय पत्र उसमें हस्ताक्षर करने वाले नरेंद्र चंद्र सिंह। कुल देवी मैंने बोला था समलाई माता का मंदिर, ठीक है, समलाई माता का मंदिर वहाँ पे हम लोगों ने बनाया था ना सारंगगढ़ में। तो समलाई माता का मंदिर, समलाई माता का क्या करते थे? ये पूजा करते थे, इनकी कुल देवी थी, ठीक है, कुल देवी कौन है? समलाई देवी। और उसी पर एक काली मंदिर भी है ना, सारंगगढ़ के पास में ही एक काली मंदिर भी है, उसको भी आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और ये समलाई माता का मंदिर भी है। इन्हीं राज परिवारों ने सारंगगढ़ में विजयदशमी में गढ़ विच्छेदन परंपरा की शुरुआत की। इसको आगे हम लोग देखेंगे पीछे, मतलब यहाँ पर एक आप लोग देखेंगे गढ़ विच्छेदन क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से उसका जो खेल होता है उसको हम लोग आगे समझेंगे। गढ़ विच्छेदन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो ये राज परिवार में इन्होंने क्या किया था? गढ़ विच्छेदन एक जो कार्यक्रम है उनका शुरुआत इन्होंने करवाया था। सारंगगढ़ का नाम याद रखेगा, बांस का किला, ठीक है, बांस का किला। कहीं कहीं पे आपको अलग अलग और नाम देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि सारंग का अर्थ अलग अलग निकालते हैं। गढ़ का तो अर्थ समझ में आ गया है, यहाँ पर गढ़ का अर्थ क्या है? किला है, ठीक है, किला या दुर्ग आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो ये गढ़ का अर्थ समझ में आता है, लेकिन सारंग का अर्थ, ठीक है, सारंग का अर्थ
अलग अलग लोग अलग अलग निकालते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे सांप निकालते हैं, सारंग का अर्थ सांप होता है, कहीं पे और कुछ होता है, इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो बांस इसका अर्थ निकाला जाता है। बहुत सारे विद्वान क्या बोलते हैं कि सारंगगढ़ का अर्थ क्या होता है, बांस का किला। इसका अर्थ ऐसे बताया जाता है कि इस वाले क्षेत्र में, मतलब जो सारंगगढ़ वाला क्षेत्र है उसमें बहुत सारे बांस के पेड़ रहे होंगे, इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है, बांस का किला या फिर सारंगगढ़। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। चलिए देखो, तो सारंगगढ़ रियासत के बारे में हम लोगों ने समझा। यहाँ पर रामनवमी समुदाय को देखने से पहले यहाँ पर देखो, ये विजय दशमी में जो गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम होता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये जो सारंगगढ़ है, यहाँ पर गिरिविलास महल समझा। यहाँ पर जो मंदिर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला मंदिर कौन सा है, समलाई माता का मंदिर है। ठीक है, समलाई माता ये इनकी कुल देवी थी। यहाँ पर जो शासक थे सारंगगढ़ में, इनकी कुल देवी कौन थी, समलाई माता थी। यहाँ पर सरिया में क्या देखें हम लोग, पुजारी पाली का शिव मंदिर देखें, इसको केवटिन देउल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों ने समझा। अब देखिए यहाँ पर गढ़ विच्छेदन क्या होता है। गढ़ विच्छेदन क्या होता है, तो गढ़ विच्छेदन जो खेल है, गढ़ विच्छेदन जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हम लोगों ने देखे सारंगगढ़ रियासत के जो भी शासक थे उन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये विजयदशमी पर होता है, याद रखिएगा, दशहरे के अवसर पर। देखो यहाँ पर रावण भी है साइड में, ठीक है, लेकिन ये गढ़ विच्छेदन में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रावण तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है। यही गढ़ विच्छेदन जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है यही हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है आपको आगे समझाता हूँ मैं। तो विजयदशमी पर क्या होता है, गढ़ विच्छेदन ये कार्यक्रम होता है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी का टीलानुमा ऊंचा एक गढ़ बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर गढ़ विच्छेदन से ही नाम आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मिट्टी का टीलानुमा एक क्या करते हैं, गढ़ बनाते हैं। इस प्रकार से देखो, गढ़ टाइप का दिख रहा है आपको, इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर में इस प्रकार से लोग चढ़े हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से टीला जैसे बनाते हैं इसको, टीला ऐसे ऊपर में इस प्रकार से ये ऐसे रहता है, नीचे ऐसे रहता है। तो इस प्रकार से इसको टीलानुमा बनाते हैं। इस प्रकार से पूरा मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी की टीला इस प्रकार से बना कर क्या करते हैं, ऊपर में एक सर्कल के बीच में प्रतिभागी को चढ़ना होता है। यहाँ पर देखिए जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर ऊपर चढ़ रहे हैं ना, ये सभी क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर इनको चढ़ना होता है। यहाँ पर जो पहले चढ़ जाएंगे वो विजेता होगा। तो इस प्रकार से ये खेल होता है। तो क्या बोला जा रहा है, ऊपर बने सर्कल के बीच में प्रतिभागियों को चढ़ना होगा। गढ़ के ऊपर कुछ व्यक्ति पहले से रहते हैं। देखो यहाँ पर पहले से कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, इस प्रकार से पहले से वहाँ पर कुछ व्यक्ति चढ़े रहते हैं। ठीक है, पहले से कुछ व्यक्ति चढ़े रहते हैं जो डंडे से किले के ऊपर चढ़ने वाले के ऊपर प्रहार करते हैं। यहाँ पर जितने भी जो चढ़ने वाले लोग हैं ना, इनके ऊपर क्या करते हैं, प्रहार करेंगे। कौन, यहाँ पर ये लोग डंडा इस प्रकार से पकड़े रहते हैं और डंडे से वहाँ पर पीट करके उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, डंडे से पीट करके उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो डंडे से किले के ऊपर चढ़ने वाले को प्रहार करके नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, किंतु सबसे पहले पहुँच जो ऊपर चढ़कर मिट्टी के बने इस गढ़ को तोड़ देता है, उसे राजा नगद राशि और शील्ड पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, मतलब वो विजेता होगा। तो ये यहाँ पर सबसे पहले जो चढ़ जाएगा ऊपर में इस प्रकार से, उसको क्या करेगा राजा क्या करेगा, नगद पुरस्कार, और वो क्या हो जाएगा, विजेता बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये गढ़ विच्छेदन देखते हैं। गढ़ विच्छेदन का अर्थ ही आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर पहले तो एक गढ़ बनाया जा रहा है, ठीक, इस प्रकार से किला जैसा बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके पीछे कुछ एक इतिहास है जिसमें जो राजा महाराजा है अपना जो भी रक्षा है तो इसी प्रकार से लोग करते थे। तो ऐसा कुछ इसका इतिहास है। ठीक है, कभी और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके इतिहास के बारे में। तो उसी समय से जो गढ़ विच्छेदन जो कार्यक्रम है, ठीक है, राजा महाराजा का जो भी समय था, जो सारंगगढ़ के जो रियासत है, उन्हीं के समय से यहाँ पर गढ़ विच्छेदन का कार्यक्रम होते आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो गढ़ विच्छेदन हम लोगों ने यहाँ समझा, गिरिविलास महल और ये सारंगगढ़ रियासत है, वहीं पर गढ़ विच्छेदन का कार्यक्रम भी ये होता है। ठीक है, दशहरे के मौके पर। ठीक है, जब हम लोग दशहरा मनाते हैं तो वहाँ पर गढ़ विच्छेदन जो कार्यक्रम है वो होता है। उसके बाद फिर दशहरा होता है। चलिए, अब देखिए इसके बाद ठीक है, रामनामी समुदाय। अब देखो, ये रामनामी समुदाय महानदी के उत्तर व दक्षिण में रामनामी समुदाय के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। देखो यहाँ पर ये फिलहाल तो ये मैपिंग में हमको और बहुत सारी चीज़ देखना है ना। रामनामी समुदाय देखने से पहले यहाँ पर मैपिंग में बहुत सारी चीज़ देखना है। जितने भी जो देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या देखेंगे, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के, मतलब परियोजना नहीं, यहाँ पर सेतु के बारे में बात करेंगे। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बना हुआ है, कैसे बना है, कहाँ पर बना है, उसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पर जितने भी जो जांजगीर चांपा में जो बैराज बनाए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बैराज आपका सारंगगढ़ और यहाँ पर जांजगीर चांपा को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कौन कौन सा बैराज कहाँ पे है, कौन सी नदी पर है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सभी महानदी पर है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर देख लेते हैं किसको, रामनामी समुदाय के लोगों को। देखो, तो रामनामी समुदाय के जो लोग हैं, मतलब ये समुदाय के जो लोग हैं कहाँ रहते हैं, महानदी के उत्तर व दक्षिण। उत्तर व दक्षिण मतलब क्या हो रहा है कि आपका जांजगीर चांपा रायगढ़ वाला क्षेत्र,
ठीक है। उत्तर में क्या हो गया, जांजगीर चांपा रायगढ़ है, नीचे में कौन सा, बलौदा बाजार सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, ये वाला क्षेत्र है। तो जो रामनामू समुदाय के जो लोग हैं वो महानदी के उत्तर और दक्षिण में निवास करते हैं। करीब आपका ये जो रायपुर है, रायपुर से लेकर के आपका पूरा यहाँ रायगढ़ तक, ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं महानदी इस प्रकार से है आपका। तो रायपुर से लेकर के इधर नीचे रायपुर से लेकर के आपका बलौदा बाजार होते हुए पूरा इस प्रकार से रायगढ़ तक, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में क्या देखते हैं, जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा और आपका शक्ति वाला जो क्षेत्र है वो सब देखते हैं। तो वहाँ पे आपका ये रामनामी समुदाय के लोग निवास करते हैं, ठीक है। ये महानदी के उत्तर व दक्षिण में निवास करते हैं और फिलहाल तो अभी इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, ठीक है। ये अपना पूरा जीवन राम के नाम पर समर्पित कर देते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि इनको, चलो फिलहाल इतिहास में नहीं जाएंगे अभी, तो क्या है, ये अभी राम के नाम पूरा समर्पित करते हैं अपना पूरा जीवन। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे इनका जो कपड़ा होता है, इनका जो शरीर होता है, इस प्रकार से आप लोग चेहरे में देखेंगे तो राम 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 लिखा हुआ है हर जगह इनका, इस प्रकार से राम 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 पूरा लिखा हुआ है। इनके कपड़े में आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से पूरा राम राम लिखा है। घरों में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी राम 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 लिखा रहता है। तो हर जगह इस प्रकार से राम राम इनका रहता है। तो ये पूरे शरीर में अपना, ठीक है, पूरे शरीर पर क्या करते हैं, राम नाम का टैटू बनवा लेते हैं। राम नाम इनके कपड़े में लिखे रहते हैं, ठीक है, पूरे कपड़े में भी क्या करते हैं, ये राम नाम लिखे रहते हैं। वे लोग ना तो मंदिर पर विश्वास करते हैं और ना तो मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। ना तो ये मंदिर पर विश्वास करते हैं और ना ही ये लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा मंदिर पर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। और वर्ष लगभग 1890 के आसपास मालखरौदा के एक निवासी, याद रखेगा, परशुराम, ठीक है, परशुराम भारद्वाज, इनके द्वारा ये जो रामनामी समुदाय है, रामनामी जो पंथ है इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। तो रामनामी पंथ किसके द्वारा शुरुआत की गई, परशुराम के द्वारा, याद रखिएगा, लगभग ये 1890 के आसपास, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इनको पहले राम के मंदिर में, ठीक है, मंदिर में प्रवेश इनका वर्जित कर दिया गया था। मंदिर में इनका प्रवेश जब वर्जित किया गया, इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, तो वहाँ पर फिर ये लोग क्या किए कि अपना खुद ये लोग पूरे शरीर में अपने, मतलब अपने आप को पूरा राम को समर्पित कर दिए। पूरे शरीर में पूरा कपड़ा इनको हर जगह पे ये लोग राम राम कर दिए। पूरे घर में भी राम राम ये लोग लिखवा दिया, ऐसा टाइप का है इनका। तो ये रामनामी समाज का जो बड़े भजन का मेला है इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब होता है, पौष माह का शुक्ल पक्ष एकादशी। पौष माह का शुक्ल पक्ष एकादशी क्या होता है, बड़े भजन का मेला होता है। रामनामी समाज का बड़े भजन का मेला होता है। और ऐसा माना जाता है कि एक बार महानदी के ऊपर में होगा, मतलब महानदी के उत्तर साइड होगा, और एक बार महानदी के दक्षिण साइड होगा। इस प्रकार से जो बड़े भजन का मेला है इसको यहाँ पर माना जाता है। तो देखो यहाँ पर कब हो रही है, पौष माह का शुक्ल पक्ष एकादशी, इसको ध्यान में रखिएगा ना। मैंने क्लास में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लास में मैंने समझाया हुआ है कि किस प्रकार से जितने भी जो मेले महोत्सव है वो कब कब होता है, उसको हमको कैसे याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर पौष माह शुक्ल पक्ष एकादशी बोला जा रहा है, तो जितना भी हम लोग माह पढ़ते हैं, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, इस प्रकार से जितना भी माह पढ़ते हैं उसको हम लोगों ने ग्राफ बना करके समझा हुआ है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा माह कैसे कैसे होता है। इस प्रकार से ये मतलब पूर्णिमा अमावस्या, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इसको। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हम लोग समझते हैं, फिर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पर्व होता है इसको हम लोगों ने इस प्रकार से ग्राफ बना करके समझा हुआ था। तो बहुत डिटेल में हम लोग इसको देख लिए। तो ये क्या हम लोगों ने देखे, पौष माह का शुक्ल पक्ष एकादशी को क्या होता है, बड़े भजन का मेला होता है। तो ये रामनामी समाज का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये इमेज आपको ध्यान में रखने इस प्रकार से, क्योंकि शरीर में कपड़ा में इनका राम राम लिखा होता है, ठीक है, साथ ही साथ घर में भी लिखा होता है। चलिए, तो सारंगढ़ रियासत भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या समझना है, यहाँ पर जो बैराज बनाए गए हैं, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु, ठीक है, यहाँ पर एक सेतु बनाया गया है। सेतु को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से एक सेतु बना है। अरे सेतु कहाँ से कहाँ तक बना है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में एक हम जगह देखते हैं, ठीक है, एक गांव देखते हैं, और इस वाले क्षेत्र में भी एक हम लोग गांव देखते हैं। इन दोनों गांव के बीच में ये सेतु बनाया गया है। तो कौन कौन सा है ये, इधर हम लोग क्या देखते हैं, नदी गांव देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हम लोग क्या देखते हैं, नदी गांव, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये नदी गांव है, इस वाले पॉइंट पर नदी गांव, और कुछ इस वाले पॉइंट पर क्या देखते हैं, सूरजगढ़ देखते हैं, ठीक है, सूरजगढ़, और नीचे में क्या है, नदी गांव है। सूरजगढ़। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ये सेतु कहाँ से कहाँ तक बना है, तो सूरजगढ़ से लेकर के नदी गांव, ठीक है, फिर नदी गांव से
सूरजगढ़ को जोड़ने का काम करता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, यहाँ पर ये सेतु का नाम भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखो बहुत लोग कमेंट क्या करते हैं कि सर ये स्वर्गीय दिलीप सिंह जो सेतु है वो केलो नदी पर इस प्रकार से बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, केलो नदी पर आपका स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है, ठीक है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना किसमें है, केलो नदी पर है। जबकि यहाँ पर जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सेतु इस प्रकार से सेतु बोल रहे हैं। तो ये स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु कहाँ है आपका, यहाँ पर महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है। ये छत्तीसगढ़ क्या है, सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा सेतु है, ठीक है। ये 18-30 मीटर के आसपास इसकी कुछ लंबाई है, ठीक है, 1.8 किलोमीटर के आसपास इसकी कुछ लंबाई है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लगभग ये कितना है, 18-30 के आसपास मीटर। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु जो कि नदी गांव और सूरजगढ़ के बीच में इस प्रकार से बनाया गया है, जो कि यहाँ पर अब सारंगगढ़ मतलब कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला और रायगढ़ जिला को जोड़ने का काम करेगा वो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी है आपका, ये वाला पुल भी है, मतलब ये वाला जो नेशनल हाईवे हम लोग देख रहे हैं ये भी यहाँ इस प्रकार से सारंगगढ़ से लेकर के आपका रायगढ़ को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल। अब देखिए इसके बाद महानदी पर जितने भी जो बैराज बनाए गए हैं, ठीक है, उन बैराज को यहाँ पर समझते हैं। तो देखो महानदी पर जो भी बैराज है, टोटल हम लोग 6 बैराज देखते हैं, जिसमें से एक बैराज आपका रायपुर में है, एक बैराज कहाँ है, रायपुर में है, और बाकी के जो 5 बैराज हम लोग देखते हैं वो कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। तो जांजगीर चांपा में इस प्रकार से 1 2 3 4 करके इस प्रकार से यहाँ पर 5 बैराज यहाँ पर बनाए गए। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बैराज है इसको हम लोग अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक कलमा बैराज है, ठीक है, कुछ इस वाले पॉइंट पर क्या है, कलमा बैराज है, यहाँ पर कलमा बैराज है। इसके बाद क्या है, साराडीह बैराज, कुछ इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, एक बार लोकेशन में देख ले रहा हूँ, कुछ इस वाले क्षेत्र में है। और इसके बाद क्या है, मिरौनी बैराज, ठीक है, कुछ इस वाले क्षेत्र में क्या है, मिरौनी बैराज है। तो ये क्या हुआ, एक तो कलमा है, साराडीह है और मिरौनी है। उसके बाद इस वाले क्षेत्र में एक बैराज हम लोग और देखते हैं, बसंतपुर बैराज, और इधर हम लोग देखते हैं शिवरी नारायण बैराज, ठीक है। ये भी आपका ये जांजगीर चांपा है, इधर नीचे बलौदाबाजार है, ये इस प्रकार से। चलिए, तो ये क्या है, कलमा बैराज। देखो फिलहाल ये बैराज आपका जांजगीर चांपा में स्थित है ना, जांजगीर चांपा में लिया जाता है, तो इसको हम जांजगीर चांपा में बनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से कलमा बैराज। ये कलमा बैराज, और ये क्या है, साराडीह बैराज है, ठीक है। इसको मिटाते हैं महानदी को। ठीक, कलमा बैराज, साराडीह बैराज, और इसके बाद क्या है, मिरौनी बैराज, ठीक है, मिरौनी बैराज। और ये क्या है, बसंतपुर बैराज है, ठीक है, बसंतपुर बैराज। और यहाँ पे शिवरी नारायण बैराज, है ना, शिवरी नारायण बैराज। चलिए, ये आपका महानदी है, इस प्रकार से ये महानदी। चलिए, तो टोटल यहाँ पर हम लोगों ने 5 बैराज देख लिया। कौन कौन सा, शिवरी नारायण बैराज है, शिवरी नारायण बैराज है, बसंतपुर बैराज है, मिरौनी बैराज है, साराडीह बैराज है और कलमा बैराज है। तो 5 बैराज आपका हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, जांजगीर चांपा में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ शक्ति बनने के बाद शक्ति में चला जाएगा। 3 बैराज, 2 बैराज यहाँ पर जांजगीर चांपा में रहेगा। इस प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे। देखो, तो हालांकि ये बैराज आपका कहाँ है, जांजगीर चांपा में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन
यहाँ पर हम लोग क्यों देख रहे हैं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को जांजगीर चांपा से जोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहे हैं, महानदी पर बना है। और वैसे ही महानदी आपका दोनों के बीच में क्या करती है, सीमा विभाजित करने का काम करती है। जांजगीर चांपा और यहाँ पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के बीच में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बैराज को भी ध्यान में आपको रखना है। हो सकता है कभी आपको सीक्वेंस में जमाने को दे दे, या फिर पूछ दे कि यहाँ से यहाँ को जोड़ने का कौन सा बैराज काम करते, इस प्रकार से आपसे कभी पूछ भी सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आपको इसको देखना है। अब देखिए इसके बाद और क्या बचा है इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बचा हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको यहाँ पर नहीं लिख पाए थे, लेकिन क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़, नदी, ठीक है। यहाँ पर एक नदी हम लोग नहीं देखे हैं, एक नदी आपको इस प्रकार से याद रखना होगा। ये कुछ इस तरह से ये नदी है, ठीक है, लात नदी, यहाँ पे इस तरह से। तो जांजगीर चांपा में हम लोग क्या देखते हैं, चंद्रपुर देखते हैं, मांड नदी, लात नदी और महानदी, तीनों का संगम स्थल इस प्रकार से हम लोग जांजगीर चांपा में पढ़ते हैं ना, इस प्रकार से यहाँ पर। चलो, तो ये चंद्रपुर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस वाले पॉइंट पर कहीं पर चंद्रपुर हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पर ये तीन नदियों का संगम देखते हैं हम लोग, किसका किसका, लात नदी, मांड नदी और महानदी का। फिलहाल ये जांजगीर चांपा में है आपका, वो जो चंद्रपुर है कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, लात नदी को याद रखना है, ठीक है, लात नदी, इसको हमको याद रखना है, लात नदी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसमें और क्या बचा है, लात नदी हो गया आपका, तीन नदी हम लोग देख लिए, अमेरी नदी हम लोग देख लिए, इधर अमेरी नदी है, ठीक है, ये अमेरी नदी हम लोग देखे हैं, महानदी देख लिए हैं, लात नदी हम लोग देख लिए। इसके अलावा, ठीक है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदैव सेतु जो हो गया, मतलब देख लिए उसको भी, सूरजगढ़ नदी गांव के बीच में बना है, पुजारी पाली का शिव मंदिर देख लिए, पुजारी पाली का शिव मंदिर या फिर कैंटीन मंदिर देख लिए, मोनी जलप्रपात देख लिए, खापन जलप्रपात देख लिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से खापन जलप्रपात है, यहाँ पर माडोसिली जलप्रपात है, यहाँ पर मुनी जलप्रपात है, जितने भी जलप्रपात है उसको हम लोगों ने देख लिए। नेशनल हाईवे में यहाँ पर 130 भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर 153 हम लोगों ने समझा था। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोगों ने समझा, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में निर्माण किया गया, सोन कुत्ता यहाँ पर पाए जाते हैं। किंकारी नाला बांध हम लोगों ने देखा, ठीक है, यहाँ पर किंकारी बांध हम लोगों ने देखा, मतलब किंकारी बांध, यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कहीं किंकरी रहता है, ठीक है, कहीं कहीं पर किंकारी रहता है। और इसके अलावा समलाई देवी का मंदिर हम लोगों ने यहाँ पर समझा, ये जो मंदिर है समलाई माता का मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर ये गिरिविलास महल हम लोगों ने समझा। देखिए इसमें और क्या बचा है, गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, सारंगगढ़ में ही जो यहाँ पर जो शासक थे उन्हीं के द्वारा गढ़ विच्छेदन जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। इसके बाद यहाँ पर पुजारी पाली का शिव मंदिर हम लोगों ने समझ लिया, पुजारी पाली का प्राचीन शिव मंदिर हम लोगों ने देखा, केवटीन देउल मंदिर देखा, कब से कब तक निर्माण किया गया उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर समझा। रामनामी समाज, ठीक है, रामनामी समुदाय को हम लोगों ने समझा, कहाँ पे निवास करते हैं। देखो इसको यहाँ पर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो रामनामी समुदाय के जो लोग हैं, सारंगगढ़ के वाले जो क्षेत्र है, बिलाईगढ़ सारंगगढ़ वाला ही क्षेत्र में सबसे अधिक निवास करते हैं ना, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वाले ही क्षेत्र में क्या करते हैं, सबसे अधिक निवास करते हैं। तो हो सकता है कि अगर वहाँ से कुछ अगर प्रश्न बन रहा है तो यहाँ पर ये रामनामी समाज से कुछ प्रश्न उठाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका कब होता है ये जो मेला है रामनामी समाज का बड़े भजन मेला, उसको देख लीजिएगा। सारंगगढ़ रियासत हम लोगों ने समझा, यहाँ पर ये गिरिविलास महल है, कौन शासक है, कौन किस प्रकार से कैसा कैसा अंतिम शासक कौन है, कुल देवी समलाई माता का मंदिर, इसको हम लोगों ने इस प्रकार समझ लिया। इन्हें गढ़ विच्छेदन जो परंपरा है उसको शुरुआत किया गया था। सारंगगढ़ का अर्थ हम लोगों ने समझा। चलिए इसमें और कुछ पॉइंट तो मेरे ख्याल से नहीं है, कुछ पॉइंट अगर मिस हो गया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला को देख लिया। इसका PDF आपको हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है, CGPSC मैपोलॉजी एप्लीकेशन में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर के चेक करेंगे, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है वहाँ पर जाकर देखेंगे फ्री स्टडी मटेरियल में, तो वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगा तो यहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्लासेस भी चल रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो क्लासेस अगर ज्वाइन करना होगा तो व्हाट्सअप में कांटेक्ट करके आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे PDF हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और ये इंस्टाग्राम में हमको फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।